हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज जो हमारा लेक्चर डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 3 में, और चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है खनिज और शक्ति संसाधन। ये चैप्टर हमने 3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं। हम फर्स्ट पार्ट में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ाया था कि खनिज संसाधन क्या होते हैं और उनके प्रकार के बारे में पढ़ाया था हमने। पार्ट 2 में हमने पावर रिसोर्सेज के कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में पढ़ाया था। अभी तक जो पुराने चैप्टर थे उसमें आपने खनिज के बारे में बताया था, आपको खनिजों के प्रकार के बारे में बताया था। इसकी संरचना के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक धात्विक खनिज होता है, अधात्विक होता है। फिर इनके टाइप्स के बारे में भी हमने आपको बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन करा था, मेटल, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स के बारे में हमने आपको बताया था। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल के बारे में बताया था कि किस प्रकार हम खनिजों को निष्कर्षण करते हैं, तो उनकी विधियों के बारे में बताया था। माइनिंग था, ड्रिलिंग था, क्वेरिंग था, ओपन कास्ट माइनिंग था और सॉफ्ट माइनिंग था। फिर हमने खनिजों के वितरण के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पर विश्व में कौन सा खनिज पाया जा रहा है, इसके बारे में देखा। फिर हमने खनिजों के संरक्षण के बारे में बताया कि कौन सी संरक्षण की विधियां हैं और हम खनिजों को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। फिर आने वाले पार्ट 2 में, चैप्टर 3 के पार्ट 2 में हमने आपको क्या बताया था, हमने वहां पर शक्ति संसाधन के बारे में बताया। शक्ति संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक फर्स्ट कौन था, परंपरागत स्रोत, और दूसरा क्या था, गैर परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। शक्ति संसाधन के या ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में बताया। और परंपरागत स्रोतों में हमने कौन किस किस को बताया था, ईंधन को बताया था। फ्यूल क्या है, लकड़ी हमारे ईंधन की तरह काम आ रही है। फिर हमने कोयले के बारे में बताया था आपको। फिर पेट्रोलियम के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया था, प्राकृतिक गैस के बारे में बताया। फिर हमने जल विद्युत के बारे में बताया। तो ये हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे ये हमारे। आज का जो लेक्चर डिस्कशन होने जा रहा है चैप्टर नंबर 3, ये पार्ट 3 रहेगा। और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लेक्चर डिस्कशन है आपका, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर बिना किसी देरी से हम सीधे देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। गैर परंपरागत स्रोत होते कौन से हैं और इनकी तरफ हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में एक फैक्ट्स बता रहे हैं। वर्तमान में हम इसी ऊर्जा पर निर्भर भी हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि वर्तमान में हम ऊर्जा के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला, खनिज तेल और पेट्रोलियम आदि पर निर्भर है। और इन स्रोतों की मात्रा क्या है, निश्चित है। हमने आपको बताया था कि ये किस तरह के स्रोत है, हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हमने आपको बता दिया है कि जो ऐसे स्रोत जिनकी मात्रा क्या है, सीमित है, और वो पुनः पूरित नहीं हो सकते हैं, उन्हें पूरे होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इन स्रोतों की जो मात्रा है वो क्या है, इन स्रोतों की मात्रा निश्चित है और जो एक दिन समाप्त हो जाएगी। और हमें पता है ये इनका अगर हम सही से उपयोग नहीं करेंगे या किस तरह भी हम इसका उपयोग करें, तो एक समय आने के बाद इनकी जो मात्रा है वो समाप्त हो जाएगी, एक रिसोर्सेज हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब ऊर्जा संकट का एक कारण यह भी है कि हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा है। ये सब हमारे क्या है, इस चित्र में देख बताते हैं। ये सब क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, जिसे हम गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। तो सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी है, ये टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, और ये विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है। तो ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है और इनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। ये ऊर्जा संकट के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ऑफ एनर्जी है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में क्या क्या है, विंड एनर्जी है ये हमारा, और क्या है, सोलर एनर्जी है, और ये क्या है, टाइडल एनर्जी है, ये बायोगैस है, और ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, और ये क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे, इनकी लाभ और हानि के बारे में देखेंगे। तो पवन ऊर्जा के बारे में क्या है, ये प्रदूषण मुक्त होती है, नॉन पॉल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप। जो हमारी विंड एनर्जी है, पवन चक्की है, उनको लगाने में, सेटअप लगाने में तो पैसा लगता है। जो एक बार स्थापित हो जाने पर जो विद्युत उत्पादन है उसको, उसकी लागत क्या होती है, कम होती है। तो फिर देखेंगे ये इसके लाभ हैं। और क्या है, ये सेफ एंड क्लीन है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है और सेफ है, क्लीन है विंड एनर्जी। फिर इसकी हानियों को देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण करता है, और पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा भी है। इनको जब फर्स्ट सेटअप होता है तो काफी महंगी पड़ती है ये लगाना। तो फिर आप देखेंगे ये किस किस में, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यापदान करते हैं, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, हार्मफुल टू बर्ड्स, और ये
पक्षियों के लिए हानिकारक भी है। ओके, तो ये इनकी विंड एनर्जी के लिए डिसएडवांटेज है। फिर सोलर एनर्जी के बारे में हम देखेंगे, सौर ऊर्जा के लाभ को देखेंगे। ये क्या है, इन एग्जॉस्टेबल है, मतलब असमाप्य है, कभी ना समाप्त होने वाली है, और नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रदूषण मुक्त भी है। अब इनकी डिसएडवांटेज को देखेंगे, इनकी हानियों को देखेंगे। क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। जब ये आप सोलर पैनल वगैरह बना रहे हैं तो ये क्या है, काफी महंगे पड़ते हैं। फिर डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड। अब सौर प्रकाश के विस्तृत होने से ऊर्जा की क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है, लेकिन इसके लाभ अधिक है। सूर्य के द्वारा ऊर्जा आ रही है, उसका बहुत कम ही हम प्रयोग कर पा रहे हैं। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ देखते हैं, और ये क्या है, हमारी परमाणु ऊर्जा है। तो परमाणु ऊर्जा के लाभ के बारे में देखेंगे कि बड़ी मात्रा में इसका ऊर्जा उत्पादन होता है, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है इससे। फिर हानियों को देखेंगे, एनर्जी रिलीज वगैरह होती है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो भी निकलते हैं, रेडियो उत्सर्जन होता है, रेडियो एक्टिव एमिशन वगैरह होगा। ओके, और ये काफी महंगा भी पड़ता है, एक्सपेंसिव है। भूतापीय ऊर्जा, अब इसके लाभ को देखते हैं। क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी, वे हर समय उपलब्ध रहती है। जियोथर्मल एनर्जी है। फिर डिसएडवांटेज, इसकी हानियों को देखेंगे। इसकी हानियां क्या है कि लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज, ये क्या है, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण, एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन जो इसका है वो बहुत खर्चीला है, एक्सपेंसिव है। फिर बायोगैस के बारे में देखेंगे कि बायोगैस की लाभ क्या है, हानियां क्या है। बायोगैस के लाभ को देखेंगे तो ये क्या है, इसको कहीं भी स्थापित करने में लो कॉस्ट लगती है। फिर इजी टू ऑपरेट है, उपयोग में आसान है ये। और फिर मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट, जैव अपशिष्ट का उपयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे क्या है। तो अब बायोगैस की हानियां देखेंगे। इसकी हानियां क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों, अब इसके द्वारा क्या है, कहीं कहीं मीथेन गैस लीक हो जाती है, तो ये क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बन रही है। ठीक है, फिर हम टाइडल एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। ये क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टेबल है, प्रदूषण मुक्त होती है, और इन एग्जॉस्टेबल है, मतलब असमाप्य, कभी ना समाप्त होने वाली ये क्या है, ऊर्जा है। फिर हानि को देखेंगे। हानि क्या है, जब ये ज्वार वगैरह तरंगों के माध्यम से तट पे तो टकरा रहे हैं तो क्या वन्य जीव आवास उससे नष्ट हो रहा है, तो ये भी इसकी हानियां हैं। और डिफिकल्ट टू हार्नेस, दोहन में बहुत कठिन है। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख जो उदाहरण थे उसमें सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो हमने इस ऊर्जा के बारे में अभी आपको बता चुका था, इसके लाभ और हानि के बारे में बताया था। तो यहीं से शुरू करते हैं कि इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, और यह कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। और सूर्य की जो ऊष्मा है और प्रकाश ऊर्जा है का अनुभव हम प्रतिदिन कर सकते हैं। फिर सूर्य से अब विद्युत का निर्माण कैसे कर पा रहे हैं हम, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा रही है। तो उससे प्राप्त जो सौर ऊर्जा है उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि जो सूर्य की सन के द्वारा सूर्य की किरणें हैं उसको हमने क्या करा है, ये हमने क्या है, सोलर पैनल लगा दिए हैं। अब ये सूर्य की जो किरणें फोटोन के माध्यम से जो को क्या कर रही हैं, तो जो सेल है उन्हें चार्ज कर रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों में, अब उष्णकटिबंधीय देशों के बारे में हम आप बता चुके हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है, भूमध्य रेखा है। तो ये क्या है, हमारी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, और ये हमारी क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसके मध्य वाले क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ष भर क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये जो क्षेत्र है ये धूप की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर सौर ऊर्जा सबसे अधिक रहेगी। तो सौर ऊर्जा के उपयोग की जो टेक्नोलॉजी बहुत ही लाभदायक है। यहाँ पर जो हमारे सोलर पैनल्स बनाए गए हैं वो यहाँ के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हाथ में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी कर रहे हैं। फिर हम सोलर एनर्जी के यूज देखते हैं कि क्या क्या यूज करा गया है। तो उसमें हम सोलर कुकर्स को देखते हैं, सोलर ड्रायर्स हैं, सोलर हीटर का निर्माण करा गया है। घरों में आप देखेंगे, घरों में अब लोग क्या कर रहे हैं, बिजली को बचाने के लिए सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं। तो हम अनवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होंगे। ओके, फिर हम पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि पवन ऊर्जा क्या है, विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा क्या है, एक असमाप्य स्रोत है। तो असमाप्य स्रोत आपको बता दिया था कि ये क्या है, कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है। ओके, तो वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, और जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। तो हमने आपको ये बता दिया, ये पवन चक्कियां हैं, और ये ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाती हैं यहाँ पर पवनें क्या है, बहुत तेज है। तो ये क्या है, तेज गति से घुमाएंगी, और ये जनरेटर से कनेक्टेड है, जिसे वो चार्ज कर रही हैं, बिजली उत्पादन कर रही हैं। तो चक्की से ये घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। तो ये विंड पवन ऊर्जा क्या कर रही है, विद्युत का निर्माण कर रही है।
फिर देखेंगे पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म या तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है वहीं इनको स्थापित कराया जाता है। तो आप पवन चक्कियों का समूह कहाँ पर देख सकते हैं? जो हमारे बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं वो कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे या माउंटेन वैलीज में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पवनों का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट विंड ब्लो होता है, लगातार प्रबल हवाएं चलती रहती हैं। अब आप जो बड़े बड़े हमारे विंड फार्म्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? वो आपको नीदरलैंड में देखने को मिल जाएंगे, नीदरलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर जर्मनी में आपको देखने को मिल जाएंगे, डेनमार्क में मिल जाएंगे, डेनमार्क। तो ये जो क्षेत्र है नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके है, यूएसए है और स्पेन है, ये है क्या है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े विंड फार्म देखने को मिल जाएंगे। नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके है, यूएसए है, इसमें स्पेन, यहाँ पर आपको बड़े बड़े विंड फार्म देखने को मिल जाएंगे। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गए पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कौन सा पड़ता है? जिसमें 14 स्थान पर है और एशिया में दूसरे स्थान पर है। भारत से पहले क्रम से कौन कौन से देश हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे हमारा चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए और थर्ड नंबर पे कौन है? जर्मनी। और फोर्थ नंबर पे कौन है? हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया। परमाणु ऊर्जा के बारे में हम आपको बात करते हैं तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम की विशाल निक्षेप है। तो यूरेनियम के विशाल निक्षेपों के बारे में क्यों बताया? क्योंकि इस ऊर्जा का जो उत्पादन है वो किससे हो रहा है? यूरेनियम तथा थोरियम द्वारा किया जाता है। अब आप देखेंगे जो क्या है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है और ये आप रट लेना, ये हमेशा परीक्षाओं में बिल्कुल सेम ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे कि थोरियम कहाँ पाया जाएगा, तो आप पूछ लेंगे केरल वाले क्षेत्र में थोरियम मिलता है, किसमें मिलेगा? मोनोजाइट बालू में ये पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में कल्पक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की दृष्टि से। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे एटॉमिक एनर्जी है, कहाँ कहाँ पर स्थापित है। इस ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम तथा थोरियम द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो पदार्थ हैं हमारे थोरियम और यूरेनियम जो पदार्थ हैं वो नाभिकीय इलेक्ट्रॉन में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। अब आपको हमने बता दिया है कि जो ये हमारा एटॉमिक एनर्जी के सबसे बड़े उत्पादक यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे, इसके बड़े बड़े संयंत्र यूएसए में मिलेंगे, बड़े बड़े प्लांट। और कहाँ पर मिलेंगे? यूरोप में। और इंडिया में आपको बता ही दिया है हमने। थोरियम कहाँ पर मिल जाएगा आपको? केरल में मिलेगा, मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। केरल की मोनोजाइट बालू में क्या मिलेगा आपको? थोरियम मिलेगा। अब हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जा रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? भूतापीय ऊर्जा कह रहे हैं। अब आपने देखा था पृथ्वी की जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की गहराई पर हम जैसे जैसे जाते जा रहे हैं अंतरिक्ष संरचना में, तो क्या हो रहा है? ताप बढ़ता जा रहा है। तो अब बढ़ने के साथ साथ तो जो ताप ऊर्जा है वो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, इसलिए हम इसे क्या करें? भूतापीय ऊर्जा कह रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि कभी कभी ये क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा है, धरातल के नीचे से कभी कभी गर्म पानी निकल आता है, तो ये गर्म पानी के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। यही ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में क्या हो रही है? प्रयुक्त की जाती है। तो कभी कभी यही तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जा रही है। तो आपको इस तरह के झरने कहाँ पर मिल जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में देखने को मिल जाएंगे। तो और कहाँ मिल जाएंगे? पुंगा घाटी में मिल जाएंगे। कहाँ पर? ये कहाँ पर अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। फिर आप देखेंगे कि वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने में प्रयोग की जा रही है। ये मणिकर्ण का चित्र है और आप यहाँ पर क्या देखेंगे? हॉट स्प्रिंग वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से यूज करा जा रहा है? खाना बनाने में यूज करा जा रहा है और ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। अब इसके जो हमारे भूतापीय ऊर्जा है, इसके सबसे बड़े संयंत्र आपको, सबसे बड़े प्लांट्स कहाँ देखने को मिलेंगे? यूएसए में देखने को मिलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा प्लांट कहाँ आपको देखने को मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। फिर इसके बाद और कहाँ मिलेंगे? न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा, आइसलैंड में मिल जाएगा और फिलीपींस और मध्य अमेरिका में आपको, मिडिल अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। अब भारत में देखें कि भारत में भूतापीय ऊर्जा वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे भूतापीय ऊर्जा संयंत्र? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में आपको देखने को मिल जाएंगे और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित मिल जाएंगे। फिर आपको कहाँ मिलेंगे?
ताता पानी में मिलेंगे, ताता पानी, तपोवन, तपोवन ये कहाँ उत्तराखंड में मिलेगा आपको। प्रमुख जगह है बद्रीनाथ या तपोवन जो उत्तराखंड में अवस्थित है, वहां पर आपको भूतापीय ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन भारत में दो प्रमुख जगह आपको हमेशा याद रखनी है कि दो प्रमुख जो प्लांट्स हैं भूतापीय ऊर्जा के वो कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण में आपको देखने को मिल जाएंगे, और पुंगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। ज्वारीय तरंगे हैं या सागरीय ऊर्जा भी इसे कह सकते हैं या ज्वारीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ज्वारीय तरंगे हैं तथा सागरीय तरंगे हैं। उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा कह रहे हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। अब आप देखेंगे ये क्या है, टाइडल एनर्जी से हो क्या रहा है आपको, ये भारत का तटीय क्षेत्र है, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा के हमने कुछ लाभ भी बताए थे और कुछ हानि भी बताई थी। ये क्या है, असमाप्य है, कभी भी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है, और क्या है, प्रदूषण मुक्त है, और इसकी हानियां क्या है, ये वन्यजीव आवास को नष्ट कर देती है। अब इसका दोहन भी बहुत कठिन है। दोहन कठिन क्यों है, उच्च ज्वार के समय ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अब चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं ये ओशियन है, ये टाइड है, अब ये क्या आ रहा है, उच्च ज्वार आ रहे हैं तो ये घुमा रही है, और ये किससे कनेक्टेड है, जनरेटर वगैरह, ये हमारी सप्लाई से टाइडल पावर स्टेशन बना हुआ है तो इस कनेक्टेड है और बिजली का निर्माण हो रहा है। तो हम देखेंगे इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है, और उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जा रहा है। अब जो सागरीय ऊर्जा के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र देखें तो कौन कौन से मुख्य क्षेत्र होंगे, तो इसको देखते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो रशिया में देखने को मिलेगा और फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। फिर भारत की दृष्टि से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो आपको सबसे पहला खंबात की खाड़ी में मिलेगा, कच्छ की खाड़ी में मिलेगा, खंबात की खाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दो लोकेशन आपको याद रखनी है। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। अब बायोगैस को समझते हैं कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस क्या है, एक जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जैविक अपशिष्ट क्या हो रहा है, एक मृत पौधे हैं और जंतुओं के अवशेष, जो मरे हुए जंतुओं के अवशेष हैं, पशुओं का गोबर है, रसोई के अवशेष पदार्थ, या जो हम खाना खा रहे हैं और खाना जो 4-5 दिन से सड़ जाता है तो उसका वेस्टेज वगैरह, वो सब क्या है, अपशिष्ट है, जैविक अपशिष्ट है। और उन रसोइयों का अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, बायोगैस कह रहे हैं। ओके, बायोगैस कहते हैं। अब बायोमास ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा संकट को दूर करने में सर्वाधिक भूमिका निभाती है। जो हमारी बायोमास ऊर्जा है ये ऊर्जा संकट को दूर करने में सर्वाधिक भूमिका निभाती है, और यह एक सबसे अच्छा क्या है, स्वच्छ है और सस्ता ऊर्जा स्रोत भी है। बायोगैस क्या कर रहा है, बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी उत्पादन होता है। ओके, फिर देखेंगे कि जो हमारी बायोगैस है इससे एथेनॉल और मेथनॉल जैसी तरल ईंधन भी बनते हैं जिससे वाहन चलाए जाते हैं। ऊर्जा के संग्रहण एवं भंडारण को लेकर होने वाली दिक्कतों के कारण यह ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत नहीं है। हमने बायोगैस की हानि क्या बताई थी आपने, हमने बायोगैस के हरित गृह प्रभाव के कारण बताया था कि इसमें से क्या है, कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जो क्या कर रही है, पृथ्वी के ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाती है। ओके, तो ये जो ऊर्जा है वो क्या है, सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। तो हमने आपको बताया था कि हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो संसाधन है, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। और लिमिटेड में हमने बताया था क्या है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। तो ये हमारे पेट्रोल है, डीजल है, ये हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और ये कभी भी हमारे समाप्त भी हो सकते हैं, वो लिमिटेड है। ओके, सबसे पहली बात। और इसका क्या है, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज है उन पर प्रेशर बढ़ गया है, और प्रेशर बढ़ने के कारण हो क्या रहा है, इनका अति उपभोग हो रहा है। तो जो ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण है उसमें से फर्स्ट क्या है, अति उपभोग हो रहा है इनका। ठीक है, फिर दूसरा देखें तो आपको हमने बता दिया पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज या जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं हम, वृद्धि। फिर थर्ड में हम देखेंगे कि ऊर्जा का क्या कर रहे हैं हम, अपव्यय कर रहे हैं।
ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग भी ऊर्जा संकट के लिए जिम्मेदार है, तो हम ऊर्जा का अनावश्यक प्रयोग भी कर रहे हैं। तो जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति है वो ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकते हैं, और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अगर हम ऊर्जा को बचाएंगे तभी तो हमें ऊर्जा का उत्पादन कर पाएंगे। तो ऊर्जा के बिना जीवन संभव ही नहीं है, और हमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों है? ऊर्जा की आवश्यकता किसी भी देश की सामाजिक है, आर्थिक है, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा क्या है? ऊर्जा महत्वपूर्ण घटक है इनके लिए। किसी देश का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या दिखाता है? जैसे हम देखेंगे कि ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचकांक भी माना जाता है। पर कैपिटा कंजप्शन हम देखेंगे, किसका देख रहे हैं हम? कंजप्शन एनर्जी का देख रहे हैं। तो अगर किसी देश में पर कैपिटा कंजप्शन एनर्जी का ज़्यादा होगा तो वो वहाँ के डेवलपमेंट को भी दिखाएगा। तो हमने इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी ऊष्मा के बारे में बताया? सौर ऊर्जा के बारे में बताया, बायोगैस के बारे में बताया। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा को हरित या पर्यावरणीय रूप से हितकारी ऊर्जा समझा जा सकता है। और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का महत्वपूर्ण घटक क्या है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से क्या है? किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। तो हमने सौर ऊर्जा के बारे में बताया था कि सौर ऊर्जा पर्यावरणीय रूप से क्या है? हितकारी ऊर्जा समझा जा सकता है, और ये पर्यावरण की हितैषी भी है, और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। क्लियर? और ये ऊर्जा किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं करती है। तो हमने सौर ऊर्जा के बारे में देखा। फिर हम पवन ऊर्जा के बारे में आपको बता रहे थे। पवन ऊर्जा में किस रूप में प्राप्त हो रही है? गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। काइनेटिक एनर्जी के द्वारा या इसकी वेलोसिटी के द्वारा क्या कर रहे हैं? हम टरबाइनों को चलाकर विद्युत ऊर्जा का प्राप्ति कर रहे हैं। फिर हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया था कि भूतापीय ऊर्जा के तहत भू के गर्भ से गर्म जल के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। इसको हमने समझा। तो हमने ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आपको क्या बताया था? जो तरंग ऊर्जा है या जो हमारी ज्वारीय ऊर्जा है, टाइडल एनर्जी है, ये किससे प्राप्त हो रही है? समुद्री लहरों से प्राप्त हो रही है। इसकी जो प्रणाली होती है उसमें हम करते क्या है? इसमें समुद्र के अंदर, आप इसमें देखेंगे समुद्र के अंदर एक चैम्बर लगाया जाता है, जिसमें क्या है? तरंगों की गति से ये क्या है? ये टरबाइन लगी है और टरबाइन को ये चलाता है, जिससे क्या हो रहा है? विद्युत उत्पन्न की जा रही है। तो हमने इसमें एक चीज आपको बताना भूल गए थे, बायोगैस से ऊर्जा तो प्राप्त होती है और इससे ऊर्जा की पूर्ति भी होती है। इसके अतिरिक्त बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाली हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बनिक खाद भी प्राप्त होती है। कार्बनिक खाद भी हमें प्राप्त होती है। ओके, क्लियर? तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और चैप्टर नंबर 3 हमारा समाप्त हो गया है। लेक्चर में आप बने रहें और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो हमारी चैप्टर नंबर 4 पे आएगी। आप इन लेक्चरों में कंटिन्यू बने रहिए। तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू गाइस।